अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने वैश्वीकरण के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की थी। हमने वैश्वीकरण का अर्थ जाना था। हमने यह भी जाना था कि वैश्वीकरण के द्वारा किस प्रकार आज विभिन्न देश एक दूसरे को आयात निर्यात आसानी से कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने उदारीकरण और निजीकरण की अवधारणाओं पर भी चर्चा की थी। हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में भी जाना था। यह भी जाना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में निवेश करते हैं और अपना लाभ सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनके अंतर्गत वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में दिए गए तर्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही बिहार में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 1991 के आर्थिक सुधारों को जानते हुए उस समय किए गए आर्थिक सुधारों के क्या उद्देश्य थे, उनकी भी परिचर्चा करेंगे और आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण का कार्य करते हैं, अर्थात वे विश्व के बाजारों को एक करने की कोशिश करते हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार का दायरा बढ़ा है। पूर्व से ही विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य साधन रहा है। तो दोस्तों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा करते हैं। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने का सबसे पहला कारक है प्रौद्योगिकी में प्रगति। प्रौद्योगिकी के मामले में हमने काफी विकास किया है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। आज हम ऐसे प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं जब समय एवं स्थान की दूरियां सिमट सी गई हैं और दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। यातायात और दूर संचार के क्षेत्र में हुई प्रौद्योगिकी प्रगति ने भौगोलिक दूरियों को पार करने में न सिर्फ समय कम कर दिया है बल्कि खर्च को भी घटा दिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को काफी तेज किया है। अगला कारक है विदेशी व्यापार और निवेश का उदारीकरण। अपनी योजना के शुरू के वर्षों में भारत ने अपने यहाँ विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। यह नीति घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए थी, परंतु सन 1991 में उदारीकृत व्यापार नीति प्रारंभ की गई। विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों जैसे आयात पर कर आदि से काफी हद तक छुटकारा दिया गया, अर्थात यहाँ पर जो आयात कर था उसको समाप्त किया गया। हम यह भी कह सकते हैं कि इसके बाद आयात निर्यात बेरोक टोक किया जाने लगा। विदेशी कंपनियां भारत पर अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी और भारतीय कंपनियां भी अपना व्यापार कर सकती थी। इससे पहले लगाए गए अवरोधों को हटाने की यह प्रक्रिया को ही उदारीकरण का नाम दिया गया। आइए अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। दोस्तों, वर्तमान में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसका 164वां देश अफगानिस्तान बना है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। अब विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बना रखा है, यानी कि वे अपने देश में आज भी टैक्स लगाए हुए हैं, जबकि दूसरी ओर विकासशील देशों पर दबाव डालकर उन्हें इन
आयात और निर्यातों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए विवश किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में कुछ तर्कों की, अर्थात विश्व को एक बाजार के रूप में जोड़ने वाले वैश्वीकरण के कारण भारत में क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग और व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अति आवश्यकता है। इसके साथ ही जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एक बड़ा देश है। उत्पादन के सस्ते साधनों की उपलब्धता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण दुनिया के सभी देशों की निगाह भारत पर है। ऐसी स्थिति में देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में मानव पूंजी और उत्पादित वस्तु को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। वैश्वीकरण के समर्थक भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में कुछ तर्क इस प्रकार देते हैं। पहला तर्क है कि वैश्वीकरण के द्वारा भारत जैसे विकासशील देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की विश्व में प्रतियोगी शक्ति के विकास के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। विकसित देशों की नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और उसका प्रयोग विकास करने का एक अच्छा माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए विश्व व्यापार से सस्ती और अच्छी वस्तुओं को खरीदने का मार्ग खुला है। वैश्वीकरण के द्वारा उन्नत मशीन तथा तकनीक के प्रयोग से उत्पादन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं बिहार में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदलता जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। पूंजी के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह पानी की तरलता निजी भूमि में पानी को आकर्षित करती है, उसी तरह पूंजी का निवेश वहां होता है जहां आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण स्वस्थ हो तथा पूंजी से उत्पाद लाभ अधिक हो। यद्यपि बिहार में शक्ति के साधन के रूप में बिजली पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी सड़क आदि का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है तथा कानून एवं व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यह वैश्वीकरण की ही देन है कि सरकार एवं नागरिकों द्वारा राज्य में आधारिक संरचना का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। आइए पहले सकारात्मक प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव है कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश की तरह बिहार की कृषि भी मानसून पर अतिशय आश्रित है। वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि आज कृषि उत्पाद के इस गिरावट की स्थिति में भी सरकार यह कहने में सक्षम है कि लोगों के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता की भरपाई की जा सकेगी। अगला प्रभाव है निर्यातों में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है। इन निर्यातों में कुछ खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का निर्यात, कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात तथा फलों का निर्यात शामिल है। अगला है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग भी हुआ है और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए काफी दिलचस्पी दिखाई गई है। इसके बाद बात करते हैं राज्य की आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की। वैश्वीकरण के कारण चालू मूल्यों पर बिहार के शुद्ध घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में इस अवधि में राज्य की कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इसका अगला प्रभाव है विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। आज वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजारों में विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हो गई हैं। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोबाइल फोन, जूते, रेडीमेड वस्त्र, खाद्य पदार्थ, कारें तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि अब बिहार के बाजारों में भी उपलब्ध हैं। अगला प्रभाव है रोजगार के अवसरों में वृद्धि का। वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा एवं
प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए विदेशों तथा देश के अन्य भागों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा बिहार में बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त कंपनी के रूप में बाजार में उतर रही हैं। आइए बिहार में वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे काफी कम हैं। राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना काफी है, लेकिन इन उद्योगों में वैश्वीकरण के पश्चात जितना निवेश होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की यहाँ पर उपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा कुटीर और लघु उद्योगों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अब विदेशों से जो सामान आ रहा है वह आधुनिक मशीनों पर बना हुआ आ रहा है, जिस पर कम लागत लगती है और वह कम कीमतों पर बाजारों में उपलब्ध है। इसके कारण हमारे यहाँ पर लघु तथा कुटीर उद्योग उनके साथ प्रतियोगिता कर पाने में असमर्थ हो जा रहे हैं। साथ ही छोटे पैमाने पर कार्य कर रहे हस्तशिल्पी लोग जो कि छोटे उद्योग धंधे करते हैं, उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि अब उन्हें भी विदेशी कंपनियों के साथ प्रतियोगिताएं करनी पड़ रही हैं। आइए अब बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधार की। दोस्तों, जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाते हुए पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई। इस नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। भारत में अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के लिए यह आर्थिक सुधार किया गया था। दोस्तों, इन आर्थिक सुधारों के पीछे कुछ उद्देश्य भी थे। आर्थिक सुधारों का उद्देश्य था उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता में सुधार लाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ावा देना, विदेशी विनियोग एवं तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना तथा इसे आधुनिक बनाना। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो दोस्तों, ये थे आर्थिक सुधारों के उद्देश्य। इसके बाद बात करते हैं वैश्वीकरण का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, देश में सामान्यतः ऐसे लोगों की संख्या अधिकतम होती है जो उपभोग की न्यूनतम सुविधाओं या आवश्यकताओं से वंचित रहते हैं या उस सीमा रेखा से थोड़ा ऊपर होते हैं। सामान्यतः आम आदमी यानी कि कॉमन मैन समाज के ऐसे वर्ग समूह को कहते हैं जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो सामान्यतः उपभोग की सुविधाओं से वंचित होते हैं, जो किसी तरह अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव पड़ा है, उसे हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व भर में उत्पादित सभी प्रकार की सरल और आरामदायक वस्तुओं का उपयोग आम आदमी करने लगा है। औद्योगिक प्रसार होने के कारण आज आम नागरिकों के लिए रोजगार के नए नए क्षेत्र खुल गए हैं। आज विश्व की तकनीकी का प्रयोग कर आम आदमी अपनी उत्पादक क्षमता में वृद्धि कर रहा है। ये तो थे सकारात्मक प्रभाव। अब कुछ नकारात्मक प्रभावों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मशीनों को बढ़ावा मिलने की वजह से कम कुशल लोगों में बेरोजगारी का माहौल बनने लगा है। बड़े उद्योगों में प्रतियोगिता बढ़ने लगी है और छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग गर्त में डूबने को मजबूर हो रहे हैं। आज छोटे किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। मशीनों से बने उत्पाद कम लागत की वजह से सस्ते हैं। इस वजह से हाथ से बनी वस्तुओं को भी कम कीमत में बेचना पड़ता है, जिससे छोटे व्यापारियों को हमेशा घाटे से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे नकारात्मक प्रभाव। आइए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विश्व व्यापार संगठन,
व्यापार में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क, बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव, 1991 का आर्थिक सुधारों के उद्देश्य तथा आम आदमी पर वैश्वीकरण के प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।